हाय। प्लांट टिश्यू कल्चर के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एसेप्सिस के बारे में, कुछ स्टरलाइजेशन के बारे में और अलग-अलग तरह के फिजिकल और केमिकल मेथड्स जो स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं उन सब के बारे में। मेरा जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो इन कुछ शब्दों पर है जो कि लगातार इस्तेमाल होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, और उसमें पहला शब्द है टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर। टिश्यू कल्चर की जब भी आप बात करोगे आपको किसी स्पेसिफिक टिश्यू या किसी ऑर्गन यानी कि अंग या आप किसी बड़े हिस्से के बारे में बात कर रहे होंगे। इसमें आपका जो पर्पस है किसी कोशिका को संवर्धित करना नहीं होता, बल्कि प्लांट के उस बड़े हिस्से को संवर्धित करना होता है जिसको कि आपको उपयोग में लाना है। एक बहुत आसान सा बात होती है। दूसरा शब्द होता है एक्सप्लांट। अगर आप एक्सप्लांट को मुझसे पूछोगे तो किसी टिश्यू कल्चर को शुरुआत करने के लिए शुरुआती मटेरियल जिस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है प्लांट टिश्यू कल्चर को शुरू करने के लिए उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। सामान्य तौर पर ये कोई ना कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो खास बात होती है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार के वायरस और किसी भी प्रकार की जो फंजाई होती है उसका कंटेमिनेशन नहीं होता, तो किसी भी प्रकार की संक्रमण की अवस्था नहीं होती, असंक्रमित अवस्था। और ये संपूर्ण रूप से असंक्रमित क्यों रहता है, इसके पीछे आपको रीजन याद रखना पड़ेगा कि इनके अंदर लगातार विभाजन होते रहते हैं। लगातार विभाजन होने से एक कोशिका में, सपोज मान लें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैक्टीरिया था, ये विभाजित हो गई तो इसने एक और कोशिका बनाई और उतनी देर में एक और कोशिका बनी, तो ये जो बैक्टीरिया यहीं पे रह गया। ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं पूर्ण रूप से बैक्टीरिया मुक्त हैं। एक्सप्लांटेशन। एक्सप्लांटेशन एक्सप्लांट प्राप्त करने का तरीका, प्राप्त करने का तरीका। फिर आता है कोशिका संवर्धन और टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक संवर्धन में अंतर क्या है। यहां पर आप सामान्य तौर पर कोई न कोई एकल या एक लघु समूह का संवर्धन करते हो, संवर्धन करते हो। कैलस। कैलस को अविभेदित शब्द याद रखना, अनडिफरेंशिएटेड। तो अविभेदित, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, अविभेदित, असंगठित कोशिकाओं का समूह। अंग संवर्धन, ये बड़ा शानदार शब्द है। इसमें आपके पास बहुत सारे तरह की चीजें आएंगी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं वापस से मेरिस्टेम के बारे में। जिन मेरिस्टेम का हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो ये होंगी या ये होंगी। इसको क्या बोलते हो? शीर्षस्थ प्रो यानी कि शूट टिप। ये मूल शीर्ष, और ये पत्ती का शीर्ष यानी कि शूट टिप, शूट टिप, रूट टिप और लीफ टिप। टिप वाली जगहों पर मेरिस्टेम होता है। तो अंग संवर्धन का थोड़ा सा मामला अलग रहेगा कि इसमें आप किसी टिप को नहीं ले रहे हो, किसी शीर्षस्थ ऊतक को नहीं ले रहे हो। आप कह रहे हो कि यार हम किसी एम्ब्रियो को भी ले सकते हैं, हम किसी कंप्लीटली रूट को भी ले सकते हैं, ठीक है, हम किसी सीड को भी ले सकते हैं। ये सभी चीजें जो हैं आपके ऑर्गन कल्चर की परिभाषा में आती है। पादप कोशिका और अंगों का संवर्धन में दो समस्या हमें पहले हल करनी आवश्यक है। पहला है उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आपके वो कल्चर करने के दौरान में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया तो आपके किए किराए पे पानी फिर जाएगा। और इस संक्रमण की अवस्था से बचाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं एसेप्टिक कंडीशंस, एसेप्सिस। मैं हेबरलैंड की बात पर आ जाऊं कि जो हेबरलैंड वैज्ञानिक थे जिनको हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोलते हैं, हेबरलैंड, उन्होंने ये तो समझ लिया था कि एसेप्टिक कंडीशन अपने को डेवलप करनी है, निर्जमी अवस्था जिनको हम बोलते हैं, संपूर्ण रूप से किसी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया था कि जो सेल्स के नंबर बढ़ाए कैसे जाएं, वो अभी तक समझ नहीं पाए थे। जो गलती उनसे हुई थी, उन्होंने क्या किया था, पित्त कोशिकाओं को लिया था, उन्होंने किसी ग्लैंडुलर हेयर को ले लिया था
और जबकि लेना क्या चाहिए था, अगर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना है तो उन कोशिकाओं को लेना चाहिए जिनके अंदर विभाजन करने की क्षमता है। उन्होंने डिफरेंशिएटेड सेल्स को ले लिया था जिनके अंदर विभेदन हो चुका है। तो हमारी कोशिश कोशिश ये रहेगी कि जब कभी भी हमें बायोमास को बढ़ाना है, जो कि मैं आगे आगे आपसे बात करूंगा, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो विभाजन करने वाली कोशिकाएं हों। कोशिका रंगों को प्रेरित करने वाले पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट और जो परिस्थितियां हैं वो हमें पता होनी चाहिए। परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम हो सकता है पीएच के बारे में बात कर रहे हो, हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हो, हम हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हो। इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां होंगी जो इस कल्चर को सक्सेसफुल बनाएंगी, सफल बनाएंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले बात करनी है टिश्यू कल्चर के फायदे क्या हैं। पहली चीज, कच्चा माल आराम से उपलब्ध हो जाता है। कुछ ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आपकी सप्लाई और आपकी क्वालिटी को जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो, आपके हाथ में होता है। हर बार आइसोलेशन के नए तरीके आपको विकसित करने के संभावनाएं होती है। और एक बड़ा शानदार चीज होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले मैं एक सामान्य ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूं कि मुझे एक्स को वाई में परिवर्तित करना है। और मुझे कहीं से ये पता लग गया कि एक एंजाइम एक्स ए है, वो ये कार्य करता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस ए नामक एंजाइम को आइसोलेट कहीं से आइसोलेट करने का प्रयास करूंगा, कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाए। प्यूरिफाई कर लिया। फिर मैं एक्स कंपाउंड को ढूंढ के लेके आऊंगा कि हाँ भाई तुझे वाई में कन्वर्ट करना है। फिर हमारे पास एक तरीका होना चाहिए वाई को कैसे सेपरेट करना है। बड़ी प्रॉब्लम है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक टिश्यू कल्चर लिया, टिश्यू कल्चर जिसके अंदर हमें पहले से पता था कि ए नामक चीज है, और उसको साथ हमने सिर्फ एक्स को रखा और ये फटाफट से वाई में परिवर्तित हो गया। तो इस घटना को बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां हमें एंजाइम को प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं से ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अगला होता है रोग मुक्त और इच्छित प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल का सिंपल सा एक मतलब याद रखना कि वो कायिक चीज, वो कायिक हिस्सा बोल दीजिए, जो कि वेजिटेटिव पार्ट, जो कि कल्चर को शुरू कर सकता है। ये प्रोपेग्यूल शब्द बड़ा शानदार है। इकोलॉजी में एक सक्सेशन नाम का टॉपिक होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसमें भी जो पहली चीज होती है पायोनियर, वो भी कोई ना कोई प्रोपेग्यूल ही होना चाहिए। कोई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कोई कायिक संरचना। बायोसिंथेटिक मार्ग जितने भी हैं, यानी कि आपको कोई पाथवे सर्च करना है कि ये चीज ए बी में परिवर्तित होती है, बी सी में और सी डी में परिवर्तित होती है। इस तरह का अगर आपको कोई अध्ययन करना है तो उसके लिए भी प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत फायदे की चीज होती है। कोशिकाओं का स्थिरीकरण स्थिरीकरण आपका अगर एक सामान्य कोशिका को रख दिया जाए प्लांट के अंदर, आप ऑब्जर्व करोगे तो वो ए बी में और बी सी में परिवर्तित होती रहती है लगातार। और प्रकृति का नियम ही यही है। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर अगर आप कर रहे हो तो आपको ये फायदा मिल जाता है कि आप ए को लगातार ए ही मेंटेन रख सकते हो लंबे समय तक। इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते जाओ और आगे की तरफ उसको कंटिन्यू करते जाओ। ये वाला फायदा आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में मिलेगा हमेशा। निरंतर और समान बायोमास प्राप्त किया जा सकता है, इसी को हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। औषधीय रूप से यानी कि मेडिसिनल प्रोडक्ट हो जो आपको लेबोरेटरी में किया जाना संभव नहीं होता। लेबोरेटरी में तो क्या होता है, आपको एक प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ेगी, हाँ भाई हमारे पास ये एबीसी नाम का एक स्टेरॉइड है या कोई और कंपाउंड है, प्रोटीन है, उसको हमें इसमें परिवर्तित करना है कि ए डैश बी डैश सी डैश में। फिर वो क्या कहेंगे, पीएच कितनी है, टेम्परेचर कितनी है, कौन सा वाला कैटलिस्ट यूज करोगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर आप एक प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आपको किसी भी प्रकार की इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी उपयोगी प्राकृतिक यौगिक हैं जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, यानी कि द्वितीयक उत्पाद जितने भी हैं, उनका आप सीधे सीधे उत्पादन कर सकते हो प्लांट टिश्यू कल्चर से। ठीक है। यहाँ आपको मिट्टी विट्टी की जरूरत नहीं, जलवायु परिस्थितियां वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा हमें तो लेबोरेटरी में करना है, आप कर सकते हो। आप विभिन्न प्रकार के पादपों की प्रजातियों में सुधार कर सकते हो। वो हो सकता है औषधीय हो या वो हो सकता है फसली पादप हो। उसके अलावा नियंत्रित परिस्थितियों में बिना बीज वाले जितने भी पौधे हैं, जैसे फेमस उदाहरण मैं लूंगा ऑर्किड्स का, उनको अगर आपको प्रोपेगेट करना है, उनको आपको मेंटेन रखना है, तो वो आप प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से कर सकते हो।
तो ये कुछ प्लांट टिश्यू कल्चर के फायदे हैं, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ न कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस मैं कह दूं अगर आसान भाषा में कि इसकी क्या सीमाएं हैं। नुकसान तो बड़ा बेकार शब्द होगा, सीमाएं क्या हैं। विशेषज्ञता बहुत अच्छी चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती पूरा का पूरा जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो खत्म कर देगी। ये गलती सामान्य तौर पर किसी इन्फेक्शन के सेंस में होती है, तो इस गलती को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार एसेप्टिक कंडीशंस यानी कि निर्जमी अवस्थाएं जो हैं वो मेंटेन करनी है। प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत सारे रसायनों की आवश्यकता होती है और वो रसायन शुद्ध होने चाहिए। प्लस मामला महंगा है, महंगा है। ठीक है, शुद्धता उच्च होनी चाहिए, यानी कि आपके रसायन में जरा सी भी अशुद्धि आई तो आपका पूरा का पूरा कल्चर बिगड़ जाएगा। उत्परिवर्तन के मूल्यांकन का बीच में कोई मौका नहीं होता, यानी कि आपने एक प्लांट टिश्यू कल्चर की सेल डेवलप की और सपोज आपने 24 अक्टूबर को एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लगभग 25 दिसंबर को, जब प्लांट पूरा बन के तैयार होगा। उस दिन जब आप चेक करोगे आप कहोगे अरे यार इसमें तो ये चेंज हो गया। बीच में आपको कोई मौका नहीं लगा क्योंकि सारा मामला टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रहा था। फिर कृत्रिम माध्यम पर जब आपने कल्चर को विकसित किया तो आपने प्लांट को जब देखे तो आप बड़े खुश हो रहे थे कि ए से बी बनता है, सी बी से सी बनता है। लेकिन जब आप वास्तविक परिस्थिति में आए तो आपने कहा यार ए जो है वो बी तो नहीं बनाता, लेकिन वो बी डैश बनाने लग जाता है जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो, और ये असल में सी डैश बनाता है। तो जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है। ये भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमें चाहिए वो उतनी मात्रा में मिलता ही नहीं है टिश्यू कल्चर में, जो एक प्राकृतिक अवस्था में प्लांट दे सकता है। तो ये भी कई बार देखा जाता है, ये भी एक सीमा है इसकी। और सबसे गजब का प्रॉब्लम तो ये वाला होता है, आप लोगों ने जितना प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा है वो तंबाकू के लिए पढ़ा है। आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, तंबाकू के लिए जो मीडिया या जो कंडीशंस होती हैं वो किसी मूंग की दाल के लिए नहीं होने वाली है। वो मूंग की दाल अपना एक ट्रैक फॉलो करेगी, उसको किस प्रकार का माध्यम चाहिए, किस प्रकार के पर्यावरणीय मापदंड चाहिए, उसके अलग होंगे और इसके अलग होंगे। ये आपको लगा यार मुझे तो किसी गुलाब को विकसित करना है, तो तंबाकू वाली सारी की सारी परिस्थितियां इसके ऊपर लागू नहीं होती। ये नई चीज है पूरी तरह से। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। सेल मास को आप बहुत नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सेल सस्पेंशन कल्चर के बारे में आपसे बात करूंगा कि जब टेस्ट ट्यूब में आप कोशिकाओं को विकसित करना शुरू करते हो इस प्रकार से, आपके पास प्रॉब्लम होती है कि इसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने इसको बहुत बड़ा कर दिया तो ये ठीक वैसा ही प्रॉब्लम हो जाएगा जैसे कि ट्यूमर्स में होता है, गांठें होती है ना, उसमें क्या होता है, ये जो इंटरनल वाला हिस्सा होता है सबसे अंदर की तरफ, यहां पर इस जगह ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व में पहुंच ही नहीं पाते अंदर तक, और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते तो यहाँ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, और वातन की समस्याएं हो जाएंगी, तो आपको जो चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा। प्लस जो टिश्यू कल्चर होता है वो अस्थिर होता है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। वृद्धि धीमी होती है, जैसा मैंने आपको बताया, 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। महंगी प्रक्रिया है, मैं बात कर चुका हूँ। और ये सारी बातें हमने सीमाओं के बारे में बात कर ली। बड़ा सिंपल सिंपल सा चीजें हैं। हमने और देखना चाहा कि भाई ये सारा का सारा मामला होता कैसे। तो जो प्रकृति, जो पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर का मामला है कि आप सबसे पहले अपने पौधे को सेलेक्ट करोगे, फिर एक्सप्लांटेशन करोगे, फिर आप किसी मीडिया में इनोकुलेशन करोगे। शब्द बड़े शानदार है। इनोकुलेशन के बाद एक आध दिन बाद वो जब जर्मिनेट कर जाएगा तो वो इस प्रकार का दिखेगा। उसके बाद जर्मिनेट कर जाने के बाद अलग अलग अवस्थाएं, जैसे ये शुरुआती अवस्था, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर वो ऐसा दिखेगा। 1 2 3 4, ये हो जाने के बाद जब वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसको लाइट में रखा है आपने 1 2 महीने बाद, ये इसको आप कह दो कि ये आपका 24 अक्टूबर है और सपोज ये आपका 25 नवंबर है, अभी भी 1 महीना बाकी है, जबकि इसको जमीन के अंदर आप ट्रांसफर करोगे। तो ये मामला होता है। हार्डनिंग अभी बाकी है, इसको उसको हार्डनिंग बोलते हैं ना, ग्रीन हाउस वगैरह में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त सा मामला है। ये चीज कहलाती है आपकी लेमिनार फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो, जिसके बारे में आपसे बाकी बात करूंगा। ये आपकी टिश्यू कल्चर की रैक्स होती हैं इस प्रकार से, यहाँ ट्यूबलेट्स लगी होती है खूब सारी तरह की। थोड़ा उपकरणों के बारे में और ग्लासवेयर्स के बारे में आपसे थोड़ी सी बात कर लूं, जो कि हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है।